हेलो नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल देख ही लिया, XUV 700 टू मारुति ब्रेजा, इज दिस अ डाउनग्रेड और एन अपग्रेड। तो टाइटल सुनते ही लोग तुरंत इस बात को आंसर कर देंगे कि यार दिस इज अ कंप्लीट डाउनग्रेड, ये अपग्रेड है ही नहीं, ये 101% डाउनग्रेड है, अपग्रेड होने का तो कोई चांस ही नहीं है। पर मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कैसे दिस डाउनग्रेड प्रूव टू बी एन अपग्रेड फॉर मी। ठीक है, मेरे लिए कैसे एक अपग्रेड की तरफ प्रूव हुआ एंड वो एक मिस्टेक है जो हम अपनी लाइफ के क्रिटिकल डिसीजन लेते टाइम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे को उन डिसीजंस को बाद में रिग्रेट करना पड़ता है। और मैंने भी ये अपनी गलती इस डिसीजन को लेके सीखी, पर मैंने अपना लेसन इस वीडियो के थ्रू आप सबके संग शेयर इसीलिए कर रहा हूं ताकि आप अपनी लाइफ का कोई भी क्रिटिकल डिसीजन लेके कभी भी रिग्रेट ना करें, बल्कि आपको आपके डिसीजन पे गर्व हो। अब इस वीडियो को इस लास्ट तक ज़रूर देखिएगा उस इंसाइट के लिए कि वो क्या है, और मेरा इन दोनों गाड़ियों के साथ जो एक कंपैरेटिव इवैल्यूएशन या जर्नी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उससे वो क्लियर कट चीज़ समझ में आएगी। तो चैनल पे नए आए हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अभी इस लाइक कर लो। अब XUV 700 से मारुति ब्रेजा, ये जो डिसीजन होता है हमारी लाइफ का, कार लेना या अपने लिए घर लेना या स्पाउस का सिलेक्शन करना, बच्चों के एडमिशन के लिए स्कूल्स का सिलेक्शन करना, तो यहाँ पर ये हमारी लाइफ के कुछ क्रिटिकल डिसीजंस होते हैं जो एक मिडिल क्लास का इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर लेता है। और इन डिसीजंस का गलत होना एक बात है, और गलत होके इनको रिवर्स कर पाने के लिए हम उसको रिवर्स करना अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये दूसरी बात है। जैसे कि कार जैसी चीज़ को, मतलब मेरी कैपेसिटी थी इस डिसीजन को रिवर्स करने की, तो मैंने इस डिसीजन को रिवर्स इजीली कर लिया, पर शायद कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। और घर जैसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद या स्पाउस के सिलेक्शन के बाद तो ख़ास तौर से डिसीजन को रिवर्स करना बहुत ही पेनफुल और एक टॉर्चरस जर्नी हो जाती है। तो डिसीजन लेते टाइम ही वो एक मिस्टेक क्या है जो आपको नहीं करनी, और वो ये है कि आपको किसी भी डिसीजन को टोटलिटी में देखना है, आइसोलेशन में कुछ एक पार्ट को नहीं देखना, आइसोलेशन में कुछ उन फ्यू फर्स्ट इंप्रेशंस को नहीं देखना, उन इम्पल्सिव इंसाइट्स को आपको कंसिडर नहीं करना जो आप कर लेते हो और डिसाइड कर लेते हो कि मुझको यही लेना है और वो नहीं लेना। ये ही वो सबसे बड़ी गलती है कि डिसीजन को कॉम्प्रिहेंसिवली इवैल्यूएट हम नहीं करते हैं, सिर्फ एक छोटे से पार्ट को या अपने फर्स्ट इंप्रेशन के बेसिस पे ही हम वो डिसीजन ले लेते हैं कि हमें वो ये चीज़ करनी है। यही मैंने करा जब मैंने XUV 700 ली, और मैंने इसको 1.5 साल रखा, 22,000 किलोमीटर चलाने के बाद मैंने इसको बेच दिया। ये एक डीजल ऑटोमेटिक मॉडल था, AX5 मॉडल था, जिसमें सारे ज़रूरत के फीचर्स थे और कुछ फालतू के फीचर्स भी थे जो मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया, पर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई ओनरशिप मुझे ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ गई और मेरे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन मिला अपनी लाइफ का। अब इसमें मैं जो भी कार कंपनीज का नाम लूँगा, मॉडल्स का नाम लूँगा, उससे मेरा कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है, ना ही मेरे को कोई लिंक है किसी टाइप का। मैं ये चीज़ कम्प्लीटली अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बना रहा हूँ और एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। अब इसमें जो सबसे बड़ा पहला पेन पॉइंट आता है XUV 700 की ओनरशिप का, वो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है वो आया, जो एक पेन पॉइंट वो था अपीयरेंस एंड लुक्स। अपीयरेंस एंड लुक्स ने मुझे इनिशियली अट्रैक्ट करा, इनिशियली ये मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसकी वजह से मैंने इस कार को पसंद किया। पर हुआ क्या उसके बाद कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे ये कार पुरानी होती गई, तो एज के संग संग इस डिज़ाइन ने उतना अच्छी तरह एज नहीं करा और धीरे धीरे ये आंखों में चुभने लगा एंड ओवर लगने लगा, थोड़ा सा लाउड ज़्यादा लगने लगा, एंड ऐसा लगने लगा कि न जाने ये डिज़ाइन कितना हार्ड ट्राई कर रहा है टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द पर्सन जो इसको देख रहा है। मतलब अटेंशन हंग्री टाइप का डिज़ाइन मुझको ये लगा, इतना शार्प, इतना एजी, इतने कट्स एंड क्रीजेस के साथ ये डिज़ाइन था जो एक टाइम पे ठीक लगता था, आंखों को इम्प्रेस किया इसने, पर एज इसने अच्छा नहीं करा, आंखों को चुभने लगा और लाउड लगने लगा। दूसरा पेन पॉइंट जो आया, टू मैनी कनेक्टेड ऑप्शंस।
पर एक भी कनेक्टेड ऑप्शन ऐसा नहीं था जो रिलायबल हो, जिसकी स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन अच्छी हो और स्टेबल कनेक्शन मिले। एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं था। बार बार चीज़ें डिस्कनेक्ट होती थी, लैगी सॉफ्टवेयर था। सारा सॉफ्टवेयर जो इस सब चीज़ों को ऑपरेट करता था या सिंक में रखता था वो लैगी था, हैंग होता था। एंड मेरे ओनरशिप के दौरान कई बार ऐसा हुआ, जो आगे की ड्यूल स्क्रीन थी, जो टच स्क्रीन थी, वो कम्प्लीटली ब्लैकआउट हो जाती थी। कुछ भी उस पर डिस्प्ले नहीं होता था, स्पीड कितनी है, आरपीएम क्या है, यहाँ तक ये सब चीज़ें जो क्रिटिकल है ये तक डिस्प्ले नहीं होती थी, कम्प्लीटली ब्लैकआउट हो जाता था। सो रिलायबिलिटी बहुत बड़ा एक पॉइंट था, जो एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट था इसकी ओनरशिप में। उसके बाद दिस कार वॉज टू टची एज पर माई लाइकिंग। मेरी लाइकिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा टच बेस्ड कंट्रोल्स थे, फिजिकल बटन्स नॉब्स बहुत कम थे, जिसकी वजह से होता क्या था, चीज़ों को टच करके वो एश्योरेंस नहीं मिलती थी कि चीज़ आपने ठीक टच करी है या फंक्शन उससे एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपको रोड पे से ध्यान हटा के उस टच पैनल पे ध्यान लगाना पड़ता था एंड ध्यान से उस चीज़ को प्रेस करना पड़ता था, टच करना पड़ता ताकि वो एक्टिवेट हो सके। डिस्ट्रैक्शन होता था इससे एंड कभी भी 100% श्योरिटी वाली फीलिंग नहीं आती थी। फिर एक पेन पॉइंट था इस गाड़ी के डोर हैंडल्स, जो इस गाड़ी के लॉन्च पे बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट थे, बहुत बड़ी हाईलाइट थी इस गाड़ी की, कि इसमें रेंज रोवर वेलार टाइप के फ्लश टाइप डोर हैंडल्स हैं। पर ये डोर हैंडल्स अपने आप में, जो गाड़ी चला रहा है बंदा या जो गाड़ी खरीदी है जिसने, वो तो इस डोर हैंडल से अपने आप को यूज टू कर लेगा क्योंकि उसने गाड़ी रोज चलानी है। पर उसके अलावा कई और लोग ऐसे हैं जो गाड़ी के डोर्स को खोलेंगे, बंद करेंगे और गाड़ी में बैठेंगे, जैसे कि फैमिली के सीनियर सिटीजन्स, बच्चे, लेडीज, रिलेटिव्स, कलीग्स, फ्रेंड्स, जिनको इस टाइप के डोर हैंडल्स उन्होंने पहले कभी ऑपरेट नहीं करे, यूज़ नहीं करे, उनको आता नहीं है करना, जिसकी वजह से होता क्या था, कई बार ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन आती थी कि जिस पर्सन को गाड़ी में बैठना है मेरे साथ, वो गाड़ी के बाहर डोर के सामने खड़ा होता था और सोचता था कि कैसे क्या करूं, कहाँ दबाना है, क्या खींचना है, और ये एक ऑकवर्ड सिचुएशन आती थी। फिर मुझको उतर के जाना पड़ता था और वो गाड़ी का जो हैंडल था वो पुल करके खोल के उनको बिठाना पड़ता था। अब एक प्रॉब्लम और इसमें ये थी कि आप इसको अंदर जब प्रेस करके बाहर निकलता है डोर हैंडल और आप उसे पुल करके डोर खोलते हो, तो डोर खोलने के बाद वो चीज़ अपने आप अंदर नहीं जाती, जो उसका हैंडल बाहर निकलता है, जिसकी वजह से वो बाहर निकला रहता है एंड कभी ना कभी वो किसी के कपड़े में अड़ के मतलब टूट सकता है, या पैसेंजर को चोट पहुंचा सकता है, या फिर गाड़ी बैक करते टाइम, रिवर्स करते टाइम किसी चीज़ में अटक के वो चीज़ टूट सकती है, और अगर वो टूट गई तो वो एक और एक्स्ट्रा मैकेनिकल पेन पॉइंट हो जाएगा उसको ठीक कराना, क्योंकि वो अपने आप में उसका अलग कंपोनेंट सिस्टम है, उसका एक अलग मोटर है जो लगती है एंड वो पूरी की पूरी ही रिप्लेस होगी। तो चीज़ एक नई डालने के चक्कर में साथ ही साथ एक नया हैसल भी पूरे टाइम रहता था उस चीज़ की फंक्शनिंग की वजह से। और इमरजेंसी सिचुएशन में भी ये चीज़ अब निकल के आई है आफ्टर क्वाइट सम टाइम, कि इस टाइप के डोर हैंडल्स जो होते हैं वो इमरजेंसी या एक्सीडेंट वाली सिचुएशन में जाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से पैसेंजर अंदर ट्रैप हो जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। इस फैक्ट को रिकॉग्नाइज करते हुए बड़ी बड़ी कार कंपनीज जैसे कि टेस्ला, जिसने इस टाइप के डोर हैंडल्स मार्केट में लेके आए, जो BYD जैसी कंपनीज अपने अपने मॉडल से इस टाइप के डोर हैंडल्स को अब डिसकंटिन्यू कर रहे हैं एंड दे आर गोइंग बैक टू द ट्रेडिशनल मैकेनिकल टाइप वाले डोर हैंडल्स। तो इससे हमें एक इंसाइट ये बहुत बड़ी मिलती है अपनी लाइफ की, आगे भी किसी चीज़ को सोचते हुए या अप्रोच करते हुए किसी भी डिसीजन को, कि कोई भी चीज़ हमें न्यू बोल के, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बोल के, टेकी बोल के, हमें कोई भी चीज़ अगर हमें दिखती है तो हमें उसको ब्लाइंडली कॉपी नहीं कर लेना चाहिए या ब्लाइंडली उससे इम्प्रेस नहीं हो जाना चाहिए। हमें ऑन द अदर हैंड फंक्शनल यूटिलिटी, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी ऑफ द करंट एग्जिस्टिंग ऑप्शंस को भी इवैल्यूएट साथ में ज़रूर करना चाहिए, इनको ओवरलुक नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक सबसे बड़ा और जो पेन पॉइंट इसके ओनरशिप एक्सपीरियंस में रहा वो था इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ माल फंक्शनिंग, और वो इसलिए था क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जो फीचर्स थे उन पे डिपेंडेंस जो की गई वो की गई सब कुछ इलेक्ट्रिक बनाने के ऊपर, टच सेंसिटिव बनाने के ऊपर और सेंसर बेस्ड बनाने के ऊपर। इतना कुछ जब आप
टेकी बनाने के चक्कर में हर चीज़ को इलेक्ट्रिक टच बेस्ड और सेंसर बेस्ड बना दोगे तो चांसेस ऑफ देयर गेटिंग ब्रेक डाउन या और ब्रेक डाउन होने के बाद उनकी रिपेयर होने में हैसल का आना और रिपेयर करने वाले वर्कशॉप वाले स्टाफ को पूरी तरह उसका कॉम्पिटेंट ना होना, इन चीज़ों को एक बार में डायग्नोज करके प्रॉब्लम को ठीक करने में, जिसकी वजह से क्या होता था, जो वर्कशॉप का स्टाफ था वो हिट एंड ट्रायल मेथड से तुक्के मार मार के चीज़ों को चेक करता था और ठीक करने में इस वजह से ज़्यादा टाइम लगता था और जो ओनर है उस कार का उसका ज़्यादा टाइम वर्कशॉप में लगता था और वर्कशॉप में उसकी विजिट्स ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लगती थी। तो डेली यूज़ के संग संग जब इसकी लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस की भी बात हुई तब भी ये एक चीज़ बहुत बड़ा बिग पेन पॉइंट बन के आई। अब इन सब चीज़ों को ज़्यादा मॉडर्न और ट्रेंडी और अप टू डेट और टेकी बनाने के चक्कर में जो भी हमने चीज़ें इलेक्ट्रिक कर दी, टच कर दी, सेंसिटिव सेंसर बेस्ड कर दी और हमने आंख बंद करके ओवरलुक कर दिया वो सिंपल, रिलायबल, ड्यूरेबल, रोबस्ट मैकेनिकल कंपोनेंट्स एंड फंक्शनैलिटीज़ जो सदियों से फॉल्ट फ्री चले आ रही हैं और आज तक उनमें किसी टाइप का कोई फॉल्ट नहीं आया। तो ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है जो हम किसी भी क्रिटिकल डिसीजन लेते टाइम कर लेते हैं। अब मैंने ये गाड़ी बेची और मैंने दूसरी गाड़ी जो खरीदी वो थी मारुति ब्रेजा, और इस गाड़ी को लेने के बाद जो एक वर्ड में मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताना चाहूँ तो ये है सेटिस्फाइड, टोटली सेटिस्फाइड, कंप्लीट पीस ऑफ माइंड। इस गाड़ी को लेने के बाद ये गाड़ी आइस पे इतनी इजी है, डिज़ाइन बहुत फ्लैशी, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स या बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं है जैसा एक्सयूवी में था, पर डिज़ाइन सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नो नॉनसेंस लुक है, बॉक्सी डिज़ाइन है एंड जैसी इसका पर्पस है, जिस टाइप कैटेगरी की ये गाड़ी है तो डिज़ाइन अप्रोप्रिएट लगता है, ज़्यादा भद्दा खराब नहीं लगता, सिंपल डिज़ाइन लगता है और टाइम के संग संग दिस डिज़ाइन एजेस वेरी वेल, आंखों को कभी चुभता नहीं है। दूसरा, ईजी टू ड्राइव ऑन डेली बेसिस, ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट था एक्सयूवी के केस में, जहाँ पे जिसकी डायमेंशंस इतनी बड़ी थी, वाइड थी, वो गाड़ी लंबी थी, वो ऊंची थी कि कहीं भी जाना हो अगर तो पहले से प्री प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती थी कि किस टाइम हम कहाँ जा रहे हैं, वहाँ की ट्रैफिक कंडीशंस क्या होंगी, गाड़ी को वहाँ पार्किंग की स्पेस पूरी सफिशिएंटली मिल सकेगी, नहीं मिल सकेगी, और अगर नहीं मिल सकेगी तो बार बार पार्किंग के चक्कर में गोल गोल चक्कर काटने पड़ेंगे। तो प्री प्लानिंग करके जाना पड़ता था, ये एक एडिशनल हेडेक था जो लेना पड़ता था बिफोर टेकिंग दिस कार टू सम कंजेस्टेड मार्केट या पुराने शहर की तरफ अगर इस कार को लेके जाना होता हो। पर ब्रेजा के केस में ये इशू आता ही नहीं, जब ज़रूरत पड़ती है, जब इच्छा होती है तुरंत उठाओ और इस गाड़ी को लेके चल दो, इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती, इतनी इजी टू ड्राइव है, मैन्यूवर है, पार्क है, कॉम्पैक्ट इसका साइज़ है, परफेक्ट फॉर डेली यूज़ है और हैसल कोई स्ट्रेस नहीं। जितनी इसमें स्पेस, पैसेंजर स्पेस 5 लोगों के लिए, लगेज स्पेस जो है वो पूरी सफिशिएंट है मेरी फैमिली की रिक्वायरमेंट के लिए, तो मुझको ये चीज़ कहीं से भी डाउनग्रेड नहीं लगती। उसके बाद 4 स्टार रेटिंग है इस कार की। अब यहाँ एक्सयूवी वाले शोर मचाएंगे, एक्सयूवी 5 स्टार है, 5 स्टार रेटिंग है, 5 स्टार रेटिंग है, पर जैसा कि मैंने कहा गलती यही हो रही है कि एक चीज़ को आप आइसोलेशन में देख रहे हो, इस चीज़ को पूरी कंप्लीट पिक्चर में डाल के देखो कि ये 4 स्टार रेटिंग के संग संग आपको डेली बेसिस पे जो प्लेजर दे रही है, जो पीस ऑफ माइंड दे रही है, जो शांति दे रही है, जो रिलैक्स्ड आपको फील करा रही है, जो मेंटेनेंस में आपको मुश्किल कहीं से भी फील नहीं करा रही, उसके संग संग आपको 4 स्टार रेटिंग भी मिल रही है। तो एज अ पैकेज, इन टोटलिटी आप इस चीज को अगर देखो तो दिस मेक्स मोर सेंस ओवर एक 5 स्टार रेटेड वाली गाड़ी, जो आपके 5 स्टार रेटेड तो है ही, पर डेली बेसिस पे उसको चलाना एक हेडेक है, मेंटेनेंस के उसके चक्कर ज़्यादा लग रहे हैं, वर्कशॉप उसको लेके ज़्यादा जाना पड़ रहा है एंड वर्कशॉप वाला स्टाफ भी कॉम्पिटेंट नहीं है उसको एक बार में ढंग से ठीक करने के लिए, वो भी तुक्के मार के उसको ठीक कर रहा है। तो जब इन सब चीज़ों को जोड़ के कंपाइल करके आप एक साथ देखते हो इन अ पैकेज, तब आपको ये नज़र आता है 4 स्टार रेटिंग वाली गाड़ी भी रीजनेबल सेफ्टी रेटिंग के साथ, अगर आपको डेली बेसिस पे आपको रिलैक्स्ड, आपको शांति, आपको सुकून
पीसफुल फील करा रही है, तो दिस इज अ बेटर पैकेज ओवरऑल। फिर उसके बाद मिनिमम टच स्क्रीन, एक बड़ी टच स्क्रीन है जो इसके सेंटर कंसोल पे है, फ्लॉलेसली वो वर्क करती है, कभी हैंग नहीं करती। जहां पे उसको टच करो एक बार में वो चीज स्टार्ट होती है। जो भी उसके कनेक्टेड फंक्शंस हैं, ब्लूटूथ, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ये सब भले ही वो वायरलेस नहीं है, वायर वाले हैं, पर बावजूद इसके उनकी स्टेबिलिटी, कनेक्शन की स्ट्रेंथ, उनका कहीं भी बीच में लैग नहीं होता, डिस्कनेक्ट नहीं होता। एंड फिजिकल बटन्स टेम्परेचर के लिए, फैन कंट्रोल के लिए और स्पीड के लिए, ये सब फिजिकल हैं जिसको आपको यूज करके अप डाउन करके कंप्लीट एश्योरेंस, सेटिस्फैक्शन, श्योरिटी मिल जाती है कि जो चीज़ आपने जो चीज़ चाहिए है आपने वही चीज़ वो चीज़ अप या डाउन करके आपको वो चीज़ स्टार्ट हो गई है। तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता गाड़ी चलाते टाइम, और हर चीज़ लॉजिकली लेड आउट है। अर्गोनॉमिक्स का कोई इशू नहीं है, जहां हाथ जो चीज़ को ढूंढता है वहां पे वही चीज़ निकलती है। एक्सयूवी के केस में ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट यहाँ भी था कि कौन सा ऑप्शन किस मेन्यू के नीचे है, उस मेन्यू के नीचे भी कौन से सब मेन्यू के नीचे है। आपको वो एक ऑप्शन ढूंढते ढूंढते काफ़ी समय लगता था। ऑप्शंस का किस तरीके से वो लॉजिकली लेड आउट नहीं होते थे, इस वजह से उसमें टाइम लगता था ऑप्शंस को सर्च करने में। तो ये बेसिकली डिफरेंस है, और इस सिंप्लिसिटी की वजह से, इस पीस ऑफ माइंड की वजह से, हैसल फ्री एक्सपीरियंस ऑन डेली बेसिस की वजह से, और एक कंप्लीट रिलैक्स्ड ओनरशिप एक्सपीरियंस की वजह से मैं मारुति ब्रेजा को एक अपग्रेड मानता हूं, ना कि एक डाउनग्रेड। भले ही ऑन पेपर सुपरफिशियली ऑन द सरफेस ये एक डाउनग्रेड लगे, पर आपकी मेंटल वेलबींग के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए ये एक अपग्रेड है जो मैंने इस कार को लेके एक्सपीरियंस कर लिया। और यही वो इन्वेस्टमेंट या यही एक डिसीजन मेकिंग की मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी, जो मुझसे हुई, पर मैंने इससे लेसन लिया और सीख लिया, और मैंने अपना डिसीजन रिवर्स कर पाया तो मैंने कर लिया। पर अगर ये गलती आपसे कभी स्पाउस सिलेक्शन या हाउस सिलेक्शन में हो जाए, तब आप क्या करोगे? तब रिग्रेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, रिवर्स करना बहुत महंगा पड़ सकता है। तो इस लेसन को आप भी अपनाएं, इस इनसाइट को आप भी ध्यान से अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अप्लाई करें, एंड आई होप आपको ये आगे आपकी लाइफ के डिसीजंस अच्छे बने, ऐसा चांस ना आए कि उनको रिवर्स करने की ज़रूरत बने। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, एंड लाइक ज़रूर करना वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।